मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट आर्टिकल में हमने क्या पढ़ा? लास्ट आर्टिकल में हमने यहाँ जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी और उनकी एक प्रॉपर्टी जो क्या था, एटॉमिक और आयनिक साइज कि लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो घटता है, सीरीज के बीच में ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाता है, सीरीज के आखिर में फिर से बढ़ने लग जाता है, फिर से बढ़ जाता है, ऊपर से नीचे साइज बढ़ता है, लेकिन सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का साइज एक जैसा होता है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, जो हम आगे पढ़ेंगे। ये बताया था मैंने आपको। एटॉमिक और आयनिक साइज के बाद में सेकंड जो प्रॉपर्टी हम पढ़ने जा रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट का, वो है आपके पास मेटालिक करैक्टर। मेटालिक करैक्टर, metallic character. All the d block elements or transition elements are metallic in nature and have a typical metallic structure. BCC, FCC, ECC, जितने भी transition element हैं ये सब metals हैं और अपना metallic structure show करते हैं, जैसे body centered cubic, face centered cubic, end centered cubic, ये अपना metallic structure show कर रहे हैं यहाँ। उसके बाद में नेक्स्ट कि जो मेटालिक करैक्टर है ना, वो मेटालिक करैक्टर किस तरह से वेरी करता है। मेटालिक करैक्टर होता कैसे है, तुम्हें पता है कि ये मेटालिक करैक्टर रखते क्यों हैं? एक तरह का रीजन है यहाँ। एज वी नो दैट मेटल्स हैव 1 or 2 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। मेटल्स 1 या 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे अपने वैलेंस शेल में, इनके पास भी ये होता है 4s1 या 4s2। आखिरी क्या है, 4s का सेल है, लोअर एनर्जी का पहले वही निकलेगा, तो उसमें 1 या 2 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम। इनके पास क्या 4s1 या 4s2, 1 or 2 electron in their valence cell and hence they lose their electrons easily, इसलिए उन इलेक्ट्रॉन को आसानी से लॉस कर देंगे and are electropositive in nature and shows metallic character। उन इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे और इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे, और जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं वही क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। एक तो रीजन ये है। दूसरा, these elements have नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल्स। डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे इसके पास d1 कॉन्फिगरेशन है वो 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, d2 2, d3 3, d4 4, d5 5, d6 वाला 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रखेगा, d7 वाला 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रखेगा। तो these unpaired electron strengthens the metallic bonding। वैलेंस सेल में जो d ऑर्बिटल है इनके पास और d में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो भी मेटालिक बॉन्डिंग को क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं। greater is the number of unpaired electron in d orbitals, stronger is the metallic bonding। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उतनी ही मेटालिक बॉन्डिंग भी स्ट्रॉन्गर होगी, उतनी ही मेटालिक बॉन्डिंग भी स्ट्रॉन्ग होगी। एक ये चीज है। तो ये मेटालिक करैक्टर रखते हैं, मेटालिक रेडियस रखेंगे मतलब पॉजिटिव कर्नेल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो वो मेटालिक बॉन्ड होगा उस कर्नेल और फ्री इलेक्ट्रॉन के बीच का जो फोर्स अट्रैक्शन से मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। तो और नंबर ऑफ अनपेयर्ड जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही ज्यादा ये मेटालिक, इनकी मेटालिक बॉन्डिंग उतनी स्ट्रॉन्ग भी होगी। ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर में तो मेटल्स है, ये सब चीजें तो मेटालिक करैक्टर रखते हैं। क्यों रखते हैं बता दिया मैंने आपको। उसके बाद में इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। These metals have high melting and high boiling points। ये melting point और boiling point ज्यादा रखते हैं। क्यों रखते हैं? Because they have high enthalpy of atomization। High enthalpy of atomization। Enthalpy of atomization ज्यादा रखते हैं ये। Enthalpy of atomization मतलब energy required to separate the फ्री एटम्स फ्रॉम ए मेटालिक क्रिस्टल। एक क्रिस्टल से उसके एटम को अलग करना, उसको फ्री एटम में चेंज करना। एक क्रिस्टल है जैसे कॉपर का क्रिस्टल है पूरा, उसमें 1000 2000 5000 करोड़ 2 करोड़ एटम है, उनमें से एक एक एटम को अलग करना, उसके लिए जो एंथैल्पी की जरूरत है वो है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। और वो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बहुत ज्यादा रखते हैं। क्यों रखते हैं? ड्यू टू स्ट्रॉन्गर मेटालिक बॉन्डिंग, क्योंकि मेटालिक बॉन्ड कैसा था, स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी ज्यादा रखते हैं। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी ज्यादा रखते हैं और फ्री एटम को बदलने के लिए जितनी ज्यादा एनर्जी की जरूरत है उतना ही उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी कैसा होगा, ज्यादा होगा। ये चीज है।
तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा रखते हैं? क्योंकि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा रखते हैं। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कैसे रखते हैं? वो ज्यादा रखते हैं। ये याद रखना आपको मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में। उसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास डेंसिटी। डेंसिटी, डी ब्लॉक एलिमेंट आर डेंसर देन एस ब्लॉक एलिमेंट। इनकी डेंसिटी एस ब्लॉक एलिमेंट से ज्यादा होती है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इनसे इनकी डेंसिटी ज्यादा होती है। डेंसिटी क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि इनका साइज उनसे छोटा है और मास ज्यादा है। एस ब्लॉक से इनका साइज छोटा और मास ज्यादा, तो इसलिए डेंसिटी क्या होता है? m/v, मास इनटू वॉल्यूम। तो इनका एटॉमिक वॉल्यूम मतलब साइज कम है, मास ज्यादा है, तो दोनों चीजें डेंसिटी को बढ़ाएगा। तो इनकी डेंसिटी किससे? एस ब्लॉक एलिमेंट से ज्यादा होती है। इनकी डेंसिटी एस ब्लॉक एलिमेंट से ज्यादा होती है। एक बात, अब लेफ्ट टू राइट, व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट डेंसिटी इंक्रीजेस। लेफ्ट टू राइट चलोगे आप, इसमें स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ऐसे क्या बढ़ता है? डेंसिटी इंक्रीज करता है। क्यों करता है? इसका साइज देखो 162, इसका 147, इसका 138, 30 जो भी है, 128 है तो 26, 124 ऐसे जो भी लिख दे। लेफ्ट राइट साइज घटता है, इसका मतलब एटॉमिक वॉल्यूम घटती है। डेंसिटी क्या होता है? m/v, मास बाय वॉल्यूम। लेफ्ट राइट चलोगे तो एटॉमिक साइज, एटॉमिक वॉल्यूम क्या होगी? डिक्रीज होगी, एटॉमिक वॉल्यूम घटेगी और मास बढ़ेगा। मास, क्योंकि मास तो पर यूनिट, जैसे इसका 21 एटॉमिक नंबर है, 22 एटॉमिक नंबर है, तो 22 वाला ज्यादा होगा, 23 वाला उससे ज्यादा होगा, मास बढ़ता है। और एटॉमिक वॉल्यूम मतलब एटॉमिक साइज घटता है, मास बढ़ेगा, वॉल्यूम घटेगी, तो डेंसिटी इंक्रीज करेगी दोनों ही केस में। तो लेफ्ट राइट डेंसिटी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। जिंक की डेंसिटी कम होती है क्योंकि उसकी वॉल्यूम, एटॉमिक वॉल्यूम मतलब एटॉमिक साइज ज्यादा होता है। ये चीज है डेंसिटी में। ये आपके पास यहाँ इस तरह की चीजें पढ़नी है आपको, मेटालिक कैरेक्टर, मेल्टिंग वॉल्यूम पॉइंट, डेंसिटी, ठीक है, ये चीजें। उसके बाद में आपके पास है नेक्स्ट प्रॉपर्टी आयनाइजेशन एंथैल्पी। वो अच्छे से पढ़ना है तो इसलिए मैं उसको अलग से लिख रहा हूं साफ करके पूरा। आयनाइजेशन एंथैल्पी, यहां से जो है ना आपको क्वेश्चन भी मिल सकते हैं और ये प्रॉपर्टी आगे भी काम आएगी इस यूनिट में ही। आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या ट्रेंड रहेंगे? आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या ट्रेंड रहेंगे? तो आयनाइजेशन एंथैल्पी, द minimum energy required to remove the outermost electron from a gaseous atom so as converted into a gaseous cation। कि एक एटम से उसके आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकलवाने के लिए जितनी एंथैल्पी की जरूरत है, कम से कम हो जाए एनर्जी, उसे हम कहते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो ये है आपके पास आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या ट्रेंड रहेंगे? सबसे पहला ट्रेंड, दियर आयनाइजेशन एंथैल्पी lower than s block, sorry, higher than s block element and lower than p block element। इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी s block element से ज्यादा, p से कम होगी क्योंकि बीच में है। लेफ्ट राइट आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ता है तो s से ज्यादा, p से कम। याद रखें एक चीज, ये ट्रेंड है पहला। दूसरा ट्रेंड इनमें खुद ही में कि when we move left to right ionization energy increases। लेफ्ट राइट चलोगे किसमें? ट्रांजिशन सीरीज में। व्हेन वी मूव लेफ्ट राइट इन ए ट्रांजिशन सीरीज आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। लेफ्ट राइट चलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। एक चीज ऊपर से नीचे, एज यू मूव डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन साइज। एटॉमिक साइज बढ़ने के साथ घटता भी है। इस तरह के ट्रेंड होते हैं। अब जो ट्रेंड है इसके लेफ्ट राइट में, मतलब एक ट्रांजिशन सीरीज में पढ़ेंगे हम कि एक ट्रांजिशन सीरीज में स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, जैसे टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, निकल, कॉपर, जिंक, ये आपके पास। अब इस सीरीज में आयनाइजेशन एनर्जी का क्या ट्रेंड रहेगा? एक ट्रांजिशन सीरीज है, लेफ्ट राइट चलेगा तो देयर मतलब एज यू मूव लेफ्ट राइट आयनाइजेशन एनर्जी
increases. Left right slope with isolation enthalpy increase तो जरूर करेगी, but there is no regular trend. लेकिन यहाँ कोई नो रेगुलर ट्रेंड, कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है, ये नहीं कि लगातार बढ़ी रही है। पहले वाले एलिमेंट से तो ज्यादा होगी, स्केडियम से इंटेंस एंथैल्पी ज्यादा होगी, लेकिन यहाँ बढ़िया फिर यहाँ घट जाएगा, फिर यहाँ बढ़िया फिर वहां घट जाएगा, कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है। ये नहीं कि लगातार ही बढ़ रहा है, पहले एलिमेंट से तो ज्यादा होगा तो बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन ये नहीं कि सीरीज के बीच में स्केडियम ज्यादा टाइटेनियम का, टाइटेनियम ज्यादा वेरिडियम का, वेरिडियम ज्यादा क्रोमियम का, क्रोमियम ज्यादा मैग्नीज का, ऐसा कुछ नहीं है। बीच में किसी भी एलिमेंट का घट भी सकता है दूसरे से, जैसे वेरिडियम से कम क्रोमियम का हो जाए या क्रोमियम से कम मैग्नीज का हो जाए, ऐसे कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं मिलेगा आपको, कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं मिलता। तो इस रेगुलर ट्रेंड ना मिलने का रीजन क्या है, ठीक है, तो कुछ चीजें बोल रहा हूं आपको अच्छे से समझ नहीं है वो, कि ना the transference of s electron into d orbitals alters the relative energies of 4s and 3d orbitals, या removal of s electrons, removal of s electron alters the relative energies of 3d and 4s orbitals. आखिरी इलेक्ट्रॉन किसका है, यहां है, जैसे स्केडियम है 4s2 3d1, अब 4s की एनर्जी कम होती है किससे, 3d से, तो पहले इलेक्ट्रॉन किसका निकलेगा, 4s का निकलेगा, हम निकाल लेंगे 4s का। अब जो 4s का जो आखिरी इलेक्ट्रॉन निकलता है वो 4s और 3d की जो एनर्जी रिलेटिव है, आसपास है, उस एनर्जी को प्रभावित करता है, अल्टर करता है। आयनेशन एंथैल्पी के लिए क्या कर रहा था मैं, आखिरी इलेक्ट्रॉन को निकलवाने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत, तो आखिरी इलेक्ट्रॉन, अब ये मत समझे कि d का है, 3d और 4s, जिसकी एनर्जी कम होता है इलेक्ट्रॉन उससे निकलता है, तो 4s की एनर्जी कम है, तो इलेक्ट्रॉन किसका निकलेगा, 4s का निकलेगा पहले, तो 4s से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है, वो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो 4s और 3d की एनर्जी को, जो रिलेटिव एनर्जी है उनके आसपास की एनर्जी है, उसको अल्टर करता है, उसको प्रभावित करता है, एक चीज। दूसरी चीज, सो देयर इज, मतलब सो देयर इज accompanying, मतलब सो देयर इज ए रिलीज इन एक्सचेंज एनर्जी accompanying ionization, इसलिए रिलीज ऑफ एक्सचेंज एनर्जी कर लीजिए आप, देयर इज रिलीज ऑफ एक्सचेंज एनर्जी, ठीक है, accompanying ionization, आयनाइजेशन की वजह से एक एक्सचेंज एनर्जी रिलीज होगी, बदली हुई एनर्जी, परस्पर बदली हुई एनर्जी यहां से रिलीज होती है, ठीक है, एंड दिस इंक्रीजेस एज द इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस इन डीएन कॉन्फिगरेशन, और जो ये एक्सचेंज एनर्जी है, रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी है, इसकी वैल्यू लगातार बढ़ती जाएगी, ये इंक्रीज होगी जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डीएन कॉन्फिगरेशन में बढ़ते जाएंगे, जैसे इसमें d1 है, d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8, ऐसे जैसे जैसे डीएन कॉन्फ़िगरेशन में, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन जो है ना डीएन कॉन्फ़िगरेशन में बढ़ेंगे, वैसे वैसे यहाँ क्या होगा, जो एक्सचेंज एनर्जी है, रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी है, उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, एंड दिस आल्सो इंक्रीजेस ड्यू टू ट्रांसफरेंस ऑफ एस एंड डी इलेक्ट्रॉन्स, और ये वैल्यू जो है वैसे भी बढ़ती है कि जब जब किसके एस के और डी के एस के इलेक्ट्रॉन डी में चले जाते हैं, जैसे क्रोमियम में 4s2 3d4 होता है, s का एक इलेक्ट्रॉन d में चला जाए, कॉपर में क्या होता है 4s2 3d9, s का एक इलेक्ट्रॉन d में चला जाए, ऐसे ऐसे ये चीजें बदलती रहती हैं, ये एनर्जी चेंज होती रहती है, ठीक है, ये करना आपको। इरेगुलर ट्रेंड की वजह क्या है कि जब s के एक इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को, तब 4s और 3d की एनर्जी चेंज हो जाती है, जो रिलेटिव एनर्जी थी, इसलिए वहां देयर इज ए रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी accompanying ionization, फिर वहां एक रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी, एक नई एनर्जी जन्म लेती है, किसकी वजह से, आयनाइजेशन की वजह से, एंड देयर इज ए रिलीज ऑफ एक्सचेंज एनर्जी, एंड दिस एंड इंक्रीजेस एज द इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस इन डीएन कॉन्फ़िगरेशन, और जो एक्सचेंज एनर्जी रिलीज हुई है उसकी वैल्यू वो इंक्रीज होगी, उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी जैसे जैसे डी में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, और डी में बढ़ी रहे d1 d2 d3 d4 d, इसलिए इसमें कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं बनता, कभी वो एनर्जी बढ़ जाती है, घट जाती है, बढ़ जाती है, घट जाती है, ये चीज है आपके पास, क्योंकि वो नई एनर्जी है,
रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी है जो आयनाइजेशन की वजह से पैदा हुई थी, तो एक्सचेंज एनर्जी है, बदली हुई एनर्जी है, उसकी वैल्यू लगातार बढ़ेगी। फिर ये चीज है आपके पास आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी जैसे आप बोलेंगे स्केडियम, टाइटेनियम, इरिडियम, क्रोमियम है। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है? 4s1 3d5। अब इसका दूसरा आयनाइजेशन एंथैल्पी देखो जरा एक बार कैसा होगा। ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा क्रोमियम पॉजिटिव, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक लगाने के लिए मतलब एग्जैक्टली हाफ फील्ड है ना, दिक्कत होगी, ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। मैग्नीज ही देखिए एक बार जरा, मैग्नीज 4s2 3d5। अब बताओ मैग्नीज की थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसी होगी? बहुत ज्यादा होगी। क्यों? 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे 4s2 से, ठीक है। अब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकलवाना 3d5 से, ये कैसा एग्जैक्टली हाफ फील्ड है, तो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसी होगी? तीसरी ज्यादा होगी, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी। कैसी होगी? हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयरन है 4s2 3d6, इसकी थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ही कम होगी, स्मॉल होगी। क्यों होगी? क्योंकि 2s के इलेक्ट्रॉन निकल जाए, 1 d का निकल जाए, 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, क्या रह जाएगा? 3d5, एग्जैक्टली हाफ फील्ड, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन एक्वायर कर रहा है, तो तीसरा आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसे होगी? इसकी थोड़ी होगी, स्मॉल होगी, बहुत ही कम होगी। ये है आपके पास। तो ये आपको ये ट्रेड करना है। जैसे जिंक है, जिंक का आयनाइजेशन एंथैल्पी 4s2 3d10 है, 4s2 3d10 है। अब ये फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है, आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसी होगी? इसकी कम होगी आयनाइजेशन एंथैल्पी, सारे ऑर्बिटल्स भरे हुए इसमें। ये चीज आपके पास, ये आपने अलग अलग इसके लिए आयंस के लिए पढ़ना है, अलग अलग आयंस के लिए पढ़ना है, ठीक है। कि ये +2 में कैसा रहेगा, +3 में कैसा रहेगा, +4 में कैसा रहेगा, तो इसलिए कैसे कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगी वो आपको ये देखना है कि ना किसमें वो हाफ फील्ड है, किसमें वो फुलफिल्ड है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है क्योंकि हाफ फील्ड और फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एक्स्ट्रा स्टेबल होती है। हाफ फील्ड और फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कैसे होती है? एक्स्ट्रा स्टेबल होती है। ये है आपके पास। तो आयनाइजेशन एनर्जी तक का करना है आपको, उसके बाद में आगे पढ़ाएंगे आपको ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये सब उनमें ज्यादा ट्रेंड है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। अब मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक आर्टिकल पढ़ रहे उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के एग्जांपलर के, वो क्वेश्चन कर लेंगे हम, हमें अच्छे से समझ में है, फिर हमें चीजें अच्छे से समझ में, ये भी उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कर ले। जैसे आपको पी ब्लॉक एलिमेंट करवाया तो एनसीईआरटी एग्जांपलर के आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन होंगे और वो हम कर भी सकते हैं बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे इसमें है, अभी लगातार पढ़ रहे हैं इनसे रिलेटेड एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, बीच बीच में आ रहे हैं, आप उनको भी देखें, नहीं समझ आ रहे तो पूछे उससे कि हाँ वो क्या क्वेश्चन है। तो ये काम है आपका आज का आयनाइजेशन एनर्जी तक, ठीक है। ये करना, क्योंकि ये टॉपिक आपको पढ़ना है, थोड़ा सा आप पढ़ लेंगे इस टॉपिक को।